डायसेक्शन एप्सिलेटरल की जाएगी। नाउ द सेकंड वेरिएंट जो है बेटे वो आपके पास है फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा। अब ये और जो फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा है ना, इन दोनों को हम डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमास कहते हैं, क्योंकि ये फॉलिक्यूलर एपिथेलियम से अराइज होते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक को ले लेते हैं। ये मैं आगे चल के दोबारा समझाती हूँ। नाउ द फॉलिक्यूलर जो कार्सिनोमा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। नंबर 1 ये कि ये आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में होता है। सो उन लोगों में होगा जिनको एंडेमिक गोइटर है या वो आयोडीन डेफिशिएंट है। नंबर 2 हमने याद रखना है कि एज कम्पेयर टू पेपिलरी ये क्या होता है, मोर एग्रेसिव ट्यूमर है। ठीक है। नंबर 3 बात हमने ये याद रखनी है कि उसकी लिम्फ मेटास्टेसिस होती है तो इसकी ब्लड मेटास्टेसिस होती है, और ब्लड मेटास्टेसिस होके मोस्ट कॉमनली ये बोन्स में जाता है, और बोन्स में भी हम याद रखेंगे थोरेसिक वर्टेब्रा, देन आपकी रिब्स हैं, देन पेल्विस है एंड देन स्कल। ठीक है। सो ये पैटर्न भी आपने याद रखना है। सही है। अब वो कह रहा है कि आपने एक बात इंपॉर्टेंट समझनी है कि यही जो फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा है ना बेटे, इसका ना एक वेरिएंट होता है, उसको हम कहते हैं हर्थल सेल ट्यूमर। क्या कहते हैं हम उसको? हर्थल सेल ट्यूमर कहते हैं। ये जो हर्थल सेल ट्यूमर होता है, इसमें बेसिकली बहुत सारी शीट्स होती हैं इयोजिनोफिल की विद पैक्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसके पास क्या होती हैं? शीट्स ऑफ इयोजिनोफिल विद पैक्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो शीट ऑफ इयोजिनोफिल्स हैं विद पैक्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेसिकली शीट्स और जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं ये कहाँ से राइज होते हैं? ये ट्यूमर राइज हो रहा होता है एक ऑक्सीफिलिक सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से। ठीक है। सो ये भी ऑक्सीफिलिक सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से राइज हो रहा है। अब बात ये आती है कि फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा और हर्थल सेल्स में ना क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बात ये समझा रही थी, तीन बातें यहाँ पे आप लोग समझ लें। एक बात ये है कि हमारे पास है पेपिलरी कार्सिनोमा, एक हमारे पास है ये फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, और एक आ गया हर्थल सेल ट्यूमर। ठीक है। या हर्थल सेल कार्सिनोमा जो इसी का डेरिवेटिव है। अब आपने बेटे याद रखना है कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को ले लेता है, ये भी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक ले लेता है, ये रेडियो एक्टिव आयोडीन की अपटेक को नहीं लेता। ठीक है। इसको भी हम डिफरेंशिएटेड थायराइड ट्यूमर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशिएटेड थायराइड ट्यूमर, और ये भी इसी का डेरिवेटिव होता है। इसका स्प्रेड जो है वो लिम्फ के थ्रू है, इसका स्प्रेड ब्लड के थ्रू है। अब चूंकि ये इसका डेरिवेटिव है तो इसका स्प्रेड भी ब्लड के थ्रू होना चाहिए, लेकिन इसका स्प्रेड भी लिम्फ के थ्रू होता है। मोस्टली बेटे ये बायलेटरल और मल्टीफोकल होता है, जबकि ये यूनिलेटरल और यूनोकुलर होता है। ये अगेन बायलेटरल और मल्टीफोकल होगा और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है। सो आप फॉलिक्यूलर और हर्थल सेल को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, ओके सो बीच में लाइट ही चली गई थी, तो बेटे आप लोगों ने ये याद रखना है। मैं आपको क्या बता रही थी कि एक होता है पेपिलरी कार्सिनोमा और एक फॉलिक्यूलर है, और फॉलिक्यूलर का ना फर्दर आगे एक डेरिवेटिव है जिसको हम हर्थल सेल ट्यूमर कहते हैं। ये जो हर्थल सेल ट्यूमर है ये फॉलिक्यूलर से कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होता है। ये एस्पेक्ट्स इसके डिफरेंट होती हैं कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप को नहीं लेता, ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है, ये लिम्फ के थ्रू करता है, ये बायलेटरल और मल्टीफोकल होता है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है। उसके बाद ओवरऑल हम लोग बात कर रहे थे फॉलिक्यूलर सेल कार्सिनोमा की। तो फॉलिक्यूलर सेल कार्सिनोमा की डायग्नोसिस के लिए आपने याद रखना है बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर इन्वेजन होगा, कैप्सूलर इन्वेजन होगी, वेसल्स के थ्रू जब ये स्प्रेड करता है तो वो FNAC पे इतना क्लियर नहीं हो पाता, सो हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। द लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन वही है कि आपने क्या करनी है, थायराइडेक्टमी करनी है। ठीक है। और इसमें साथ में लिम्फ नोड डाइसेक्शन की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले वो कह रहा है डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा दोनों को कहते हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा को भी और फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा को भी। क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 ये कि फॉलिक्यूलर एपिथेलियम से अराइज होते हैं, और नंबर 2 ये दोनों रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटॉप को ले लेते हैं। दैट्स वाई इन दोनों को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा। अब इनका जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो आपको बता दिया कि दोनों के अंदर आपको क्या करनी पड़ती है, थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है, जबकि जो पेपिलरी था उसमें हम साथ में लिम्फ नोड डाइसेक्शन और मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन भी करते हैं क्योंकि उसमें लिम्फेटिक स्प्रेड है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपने थायराइडेक्टमी के बाद इस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी टोटल थायराइडेक्टमी कर दी, सारा थायराइड निकाल दिया, हो सकता है कि कोई रेजिडुअल थायराइड टिश्यू वहाँ पे या रेजिडुअल डिजीज़ रह गया हो, या बॉडी के अंदर कहीं और जो है वो मेट्स पड़े हुए हों। तो ये जो रेजिडुअल डिजीज़ है या मेट्स कहीं और पड़े हुए हैं, इनको मैं कैसे डायग्नोज करूँ और अगर है तो इनको कैसे ट्रीट करूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब हमने क्या करना है,
कि बॉडी के अंदर कहीं और रेजिडुअल डिजीज़ या मेटास्टैटिक थायराइड टिश्यू है, तो इसको डायग्नोज करने के लिए थायराइड बॉडी स्कैन करना होता है। क्या करना होता है? थायराइड बॉडी स्कैन करना होता है। ये जो थायराइड बॉडी स्कैन है ना बेटे, इसमें हम ये करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप 131 जो है वो पेशेंट को देते हैं। ये पेशेंट जो है वो क्या करता है? इंजेस्ट करता है तो ये पेशेंट की इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन में जाने के बाद ये आइसोटॉप में टेंडेंसी होती है कि अगर यहाँ थायराइड टिश्यू है, फॉर एग्जांपल लंग्स में थायराइड टिश्यू है, यहाँ पे थायराइड टिश्यू है, जहाँ पे भी थायराइड टिश्यू होगा, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो वहाँ जाके क्या होगा? कंसनट्रेट होगा और हम उसकी स्कैनिंग करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि जी फलां जगह जाके ये कंसनट्रेट हुआ है, तो फलां जगह जो है वो मेट्स प्रेजेंट है। अब कह रहे थायराइड बॉडी स्कैन के ना प्री रिक्विजिट 2 हैं। प्री रिक्विजिट में एक बात तो ये कि आपने TSH को हाई मेंटेन करना होगा, और नंबर 2 ये कि नॉर्मल थायराइड टिश्यू नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल थायराइड टिश्यू हुआ ना तो वो इस सारे स्कैन को ले लेगा और ये मेट्स की तरफ तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल की ज़्यादा टेंडेंसी होती है इसको कंसनट्रेट करने की। तो मेक श्योर करें कि आपने पेशेंट की थायराइडेक्टमी करके नॉर्मल थायराइड टिश्यू को वहाँ से रिमूव कर दी है। बाद अज़ा आपने रेडियो एब्लेशन के थ्रू भी इस बात को इंश्योर किया है कि नॉर्मल थायराइड टिश्यू उसके ग्लैंड में प्रेजेंट नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो? इसके थ्रू उसके मेट्स को ढूंढ सकते हो। अब जहाँ जहाँ भी मेट्स होंगे वहाँ जाके ये कंसंट्रेट हो जाएगा, और जहाँ जहाँ ये कंसंट्रेट होगा बेटे, ये वहाँ पे गैमा रेडिएशंस जो हैं उनको इमिट करेगा, और गैमा रेट जब इमिट होंगी तो वो मेट्स खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो थायराइड स्कैन करके हम एक तो मेट्स ढूंढते हैं, और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप 131 के थ्रू वही जो है वो सारे के सारे मेट्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अंदर कंसनट्रेट होकर क्या करता है? उनको गैमा रेज इमिट करता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको TSH ज़्यादा क्यों चाहिए, और TSH अगर ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करते हो? तो आप ये करते हो कि थायराइडेक्टमी करने के फ़ौरन बाद पेशेंट को बाहर से लेवोथायरॉक्सिन नहीं देते। थायराइडेक्टमी कर दी तो हम बाहर से लेवो नहीं देंगे। जब बाहर से लेवो नहीं देंगे तो उसकी बॉडी के अंदर T3 T4 के लेवल कम होंगे। T3 T4 कम होगा तो ऑटोमेटिकली TSH के लेवल रेज्ड होंगे। अब TSH लेवल हमें रेज क्यों चाहिए? क्योंकि जब TSH रेज्ड होता है तो जो आपको बेटे याद हो, थायराइड की ट्रैपिंग के लिए एक फर्स्ट एंजाइम होता है यहाँ पे सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर, सिम ट्रांसपोर्टर, उस सिम ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है। तो जितना वो सिम ट्रांसपोर्टर ज़्यादा है उतना ही हमें स्कैन की ट्रैपिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो TSH ज़्यादा होता है तो इससे सिम ट्रांसपोर्टर का काम ज़्यादा हो जाता है। आइसोटॉप जो है उसकी ट्रैपिंग जो है वो ज़्यादा होती है, तो हम इजीली जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि आपने ये किस तरह से मेंटेन किया। तो एक तो वही है कि आपने जब भी ये थायराइड स्कैनिंग करनी है तो ऑलमोस्ट 6 वीक्स के लिए, अप टू 6 वीक्स के लिए आपने बाहर से लेवोथायरॉक्सिन नहीं देनी। अब पेशेंट लेवोथायरॉक्सिन के बगैर रह नहीं सकेगा ना, यानी उसका अपना थायराइड भी T3 T4 नहीं बना रहा, बाहर से भी नहीं दे रहे, तो फिर क्या करें? तो फिर हम बाहर से T3 देना शुरू करते हैं। T4 तो हम बिल्कुल नहीं देते। T3 जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, वो काम करेगा, निकल जाएगा, लेकिन बिफोर थायराइड स्कैन ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले हम ये भी छुड़वाएंगे। ज़ाहिर है जब ये छुड़वाएंगे तभी TSH रेज्ड होगा और ट्रैपिंग होगी और आपका जो डिज़ायर इफेक्ट है वो आपको हासिल होगा। नाउ आपने क्या किया? नंबर 1 बेटे, आपने इस पेशेंट की जो है वो थायराइडेक्टमी कर दी। ठीक है, थायराइडेक्टमी करने के बाद नंबर 2 आपने उसकी थायराइड बॉडी स्कैनिंग कर दी और कोई भी मेट्स और रेजिडुअल डिजीज़ ढूंढा, और अगर प्रेजेंट है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दिया। फिर क्या करें? अब चूँकि ये पेशेंट हमेशा के लिए क्या हो चुका है? हाइपोथायराइड हो गया है, तो इस हाइपोथायराइडिज्म को पोस्ट करने के लिए लाइफ टाइम हमें थायरॉक्सिन 200 माइक्रोग्राम पर डे जो है वो देनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम इसका फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप पे हम उसके जो थायरोग्लोबुलिन लेवल्स हैं ना उनको मेजर करते रहते हैं। इफ़ किसी भी पॉइंट पे हमें लगे कि थायरोग्लोबुलिन रेज्ड है तो हम अगेन थायराइड बॉडी स्कैन करते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन से उस मेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है। सो थायराइडेक्टमी है, स्कैनिंग है, उसके बाद थायरॉक्सिन है, एंड देन फिर हमने कहा कि फॉलोअप के लिए थायरोग्लोबुलिन लेवल है। उसके बाद वो कह रहा है कि होल बॉडी स्कैनिंग के प्री रिक्विजिट्स आपसे डिस्कस किए मैं बुक में दोबारा बताए हैं, तो वो वही हैं कि TSH के लेवल्स जो हैं वो रेज्ड होने चाहिए। तो ये बेटे हमने 2 इंपॉर्टेंट कार्सिनोमास जिसमें आपका फॉलिक्यूलर एंड पेपिलरी कार्सिनोमा है उनको डिस्कस किया हुआ है। इनको एक दफ़ा अच्छी तरीके से रीड दे दें। कोई कंसर्न या कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही आसान सा है। यानी ओवरऑल जो पेपिलरी है वो मोस्ट कॉमन है, ये थोड़ा लेस कॉमन है। या आयोडीन सफिशेंट होता है या आयोडीन डेफिशिएंट होता है। इसमें एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है,
या आयोडीन डिफिशिएंसी की हिस्ट्री होती है, दोनों रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटॉप को ले लेते हैं, लेकिन इसका एक वेरिएंट हर्थल सेल ट्यूमर वो नहीं लेता, ठीक है। दोनों वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स में आते हैं। इसमें थायराइडेक्टमी साथ में लिम्फ नोड डायसेक्शन या नहीं करते, ये लिम्फ के थ्रू स्प्रेड करता है, ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं इसमें, समोमा बॉडीज़ वाली बात याद रखनी है। सो दिस इज इट। अब इसमें से कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन हुआ तो उनसे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्यूमर्स को ख़त्म करते हैं।